नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। चुनाव आयोग ने अभी तक लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, लेकिन चुनाव को लेकर अब कैंडिडेट के नाम सामने आने लगे। कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात और राजस्थान की 15-15 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इसके अलावा केरल की 12, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड की 11-11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों, उत्तराखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं गोवा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव की एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से मैदान में उतरेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से ही टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें बिहार की एक सीट भी शामिल नहीं है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल तक की सीटें हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में मामला फंसा है। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीटों के बंटवारे के साथ सबसे बड़ी बात यह भी कि कौन कहां से लड़ेगा, इस तरह के तमाम सवाल हैं, जिसके चलते अभी तक सीटों का बंटवारा बिहार में नहीं हुआ और बीजेपी की ओर से जारी हुई पहली लिस्ट में बिहार से कोई नाम नहीं आया। मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, नगीना शेड्यूल कास्ट आरक्षित श्री ओम कुमार, रामपुर श्री घनश्याम लोधी, संबल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह, मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सिकरी राजकुमार चाहर, एटा राजवीर सिंह राजू भैया, आंवला धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर अरुण कुमार सागर, खीरी अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा श्रीमती रेखा वर्मा, सीतापुर राजेश वर्मा, हरदोई शेड्यूल कास्ट रिजर्व जयप्रकाश रावत, मिश्रिक अशोक कुमार रावत, मिश्रिक भी एससी रिजर्व है, उन्नाव साक्षी महाराज, मोहनलालगंज एससी रिजर्व कौशल किशोर, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता, फरुखाबाद मुकेश राजपूत, इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, कनौज श्री सुब्रत पाठक, अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले, जालौन अनुसूचित जाति आरक्षित भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी अनुराग शर्मा, हमीरपुर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा श्री आरके सिंह पटेल, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबांकी एससी रिजर्व उपेंद्र सिंह रावत,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में कई फरियादियों की शिकायतें सुनी। साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को शिकायतों के जल्द से जल्द समाधान का आदेश दिया। बता दें कि सीएम योगी आज गोरखपुर में हैं, जहां ताल नदौर में वेटरनरी कॉलेज की आधारशिला रखेंगे, जिसे आने वाले समय में विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाना है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। आम से लेकर खास लोग रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी कैबिनेट के साथ शनिवार को रामलला के दर्शन किए। भूपेंद्र पटेल और उनकी पूरी कैबिनेट ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के भव्य दरबार में दर्शन कर पूजा की और माथा टेका। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर वास्तव में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के पुनर्जागरण का केंद्र बन गया है। हमने गुजरात सहित पूरे देश के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भगवान राम के चरण में प्रार्थना की है, भगवान से आशीर्वाद मांगा है और भगवान राम की कृपा से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। रामलला के दर्शन के लिए आ रहे गुजरात प्रवासियों को मंदिर के निकट आवास सुविधा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हमने अयोध्या में गुजराती यात्री निवास के निर्माण का भी निर्णय किया है। इतना ही नहीं, राज्य के इस वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया है। अयोध्या में भविष्य में निर्मित होने वाले गुजराती यात्री निवास हेतु लैंड एलोकेट करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तथा प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर निर्माण से भारतवर्ष को जो विश्व गौरव दिया है, उसका आभार करते हुए गुजरात की हर ग्राम पंचायत, तहसील एवं जिला परिषद, नगर परिषद तथा नगर निगम ने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन भी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 50 दिन पूरा हो चुका है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा का दूसरा दिन है और इसके बाद यात्रा में आधे दिन का ब्रेक लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। दरअसल आज राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए पटना जाएंगे। इसके बाद कल शिवपुरी से यात्रा दोबारा शुरू होगी। राहुल गांधी को विपक्ष की रैली में शामिल होने के लिए पटना जाना है। इससे पहले मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी अलग अलग वर्गों से संवाद करेंगे। एमपी में दूसरे दिन यात्रा ग्वालियर से शुरू हो गई। राहुल गांधी पूर्व सैनिकों और भावी अग्निवीरों के साथ संवाद करेंगे। आज यात्रा मोहना में रुकने वाली है और राहुल गांधी दोपहर में पटना जाएंगे। राहुल गांधी बिहार के पटना में इंडिया की जन विश्वास रैली में शामिल होंगे। यात्रा कल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से फिर से शुरू होगी। जो मीडिया है वो 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है, वो पूरी की पूरी उनके कंट्रोल में है, तो जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाते नहीं है। तो इसीलिए हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। जब हम उस यात्रा पे थे, बहुत सारे लोग हमारे पास आए, कहते हैं देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तो चल लिए, मगर बाकी स्टेट्स का क्या होगा? बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं, गुजरात, इनका क्या होगा? तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी यात्रा शुरू की। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब न्याय क्यों जोड़ा? क्योंकि इस देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि मृतक फरीदाबाद में रिसेप्शन पार्टी अटेंड करके देर रात दिल्ली लौट रहे थे। उसी समय ये पूरा हादसा हुआ। कार सवार 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जिसमें 3 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों की पहचान राज, संजू और दिनेश के रूप में की गई है।
घायलों की पहचान नीरज, अजीत, विशाल और अंशुल के रूप में हुई है। ये सभी ओखला के संजय कॉलोनी के रहने वाले हैं। डीसीपी साउथ ईस्ट राजेश देव ने बताया है कि देर रात पीसीआर कंट्रोल रूम को एक्सीडेंट की सूचना दी गई थी। बताया गया है कि कार और ट्रक में टक्कर हुई है। बदरपुर फ्लाईओवर पर होंडा शोरूम के पास पुलिस की टीम पहुंची तो पूछताछ में पता चला कि यूपी नंबर की अल्टो कार फरीदाबाद की तरफ से दिल्ली आ रही थी। उसमें सवार लोग शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने के बाद लौट रहे थे। कार में 7 लोग थे। बदरपुर फ्लाईओवर पर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ चली गई और उधर ट्रक से टकरा गई। देश भर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। कई राज्यों में फिर से ठंड का मौसम लौट आया है और कई जगह बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन तापमान में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। कभी मौसम सुहाना हो जाता है तो कभी एकदम से ठंड पड़ने लगती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी चल रही है, जिससे देश में ठंड का असर बरकरार है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी पड़ रही है। वहीं हिमाचल में भी लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी के चलते बड़ी संख्या में लोग हिमाचल, कश्मीर और श्रीनगर घूमने पहुंच रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक बर्फबारी का ये दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान पहले ही देश में कहीं भी बारिश, कहीं ओले तो कहीं बर्फबारी की संभावना जता चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।